जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डेली जी के इनसाइड पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एनटीपीसी के सभी प्रश्नों में जो सभी शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उसका हम लोग पॉलिटी सेक्शन जो राजनीति शास्त्र है उसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका सेट फर्स्ट होगा और इसमें सभी प्रश्नों से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इस सीरीज में हम लोग लगभग 250 प्रश्न जो 47 शिफ्टों में एनटीपीसी में पूछा गया था उसको हम लोग देखने वाले हैं। और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार संवैधानिक कानून में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को लागू किया गया है। न्यायिक समीक्षा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है कि जब कोई सांसद या विधानमंडल कोई कानून बनाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करती है, यानी उसकी जांच करती है कि वह कानून जो है मूल अधिकारों का अतिरिक्त है क्या या नहीं, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या नहीं, उसे हम लोग न्यायिक समीक्षा करते हैं। ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ कि विश्व में पहली बार संवैधानिक कानून की न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत कब लागू किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए जो क्वेश्चन था 18/6/2025 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो इसका पहला ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका पहला ऑप्शन केशवानंद भारती केस 1973 था, मिनर्वा मिल्स केस 1980 था, मारवारी बनाम मेडिसिन केस 1803 था और मैकुलोच बनाम मेरीलैंड 1819 था। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरवारी बनाम मेडिसिन। ये जो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है ये इसका आंसर है। और ये जो केस है अमेरिका का है जिसमें पहली बार जो न्यायिक समीक्षा था उसकी अवधारणा को लिया गया था। चलिए इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे संबंधित देख लेते हैं कि देखो पहले क्वेश्चन क्या है, मरवारी बनाम मेडिसिन 1803 जो न्यायिक समीक्षा का बेस बना था, आधार बना था, इसी केस से न्यायिक समीक्षा सिद्धांत को शामिल किया गया था। देख लीजिए यहाँ पर कि पहली बार अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में यह सिद्धांत को स्थापित किया गया कि वह सांसद जो वहाँ अमेरिका में क्या बोलते हैं इसको कांग्रेस बोलते हैं द्वारा स्थापित किए गए कानून की संवैधानिक समीक्षा कर सकती है। यह केस जो है जुडिशियली रिव्यू या न्यायिक समीक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी जो केस बना था मारवारी बनाम मेडिसिन वह पहला और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है किसका, तो न्यायिक समीक्षा का। भारत में संविधान में निर्माताओं ने जुडिशियरी रिव्यू की अवधारणा इसी केस की प्रेरणा से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, यानी इसी केस से प्रेरणा लिया गया है। और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 और अन्य अनुच्छेदों के माध्यम से दी गई है। मूल रूप से अनुच्छेद 13 में जिसे अल्पीकरण भी कहते हैं हम लोग, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकती है। इसमें अनुच्छेद 13 में दो है, 13 फर्स्ट है और 13 सेकेंड है। 13 फर्स्ट में क्या है, तो संविधान लागू होने से पहले सभी कानूनों यदि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे उससे हद तक अमान्य वॉइड होंगे। यानी जो ये जो कानून 13 फर्स्ट जो है संविधान लागू होने से पहले की बात करता है और 13(2) जो है संविधान लागू होने के बाद की बात करता है कि राज्य यानी संसद और विधानमंडल दोनों ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो मूल अधिकारों को खत्म करे या उनका उल्लंघन करे। यदि ऐसा कानून बनाया गया तो वह शून्य अमान्य होगा, 13(2) बोलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसमें केशवानंद भारती केस था जिसमें कहा गया था कि इस संसद जो है भारतीय संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकता है लेकिन संविधान जो मूल ढांचा है उसमें बदलाव नहीं कर सकती है। ये केशवानंद भारती बाद में कहा गया था। और ये जो था 13 न्यायाधीशों के एक बेंच सबसे बड़ी बेंच अभी तक बैठा है जो 13 न्यायाधीश था। और ये जो फैसला आया था 6-7 के बहुमत से आया था। अब एक केस था मिनर्वा मिल्स केस 1980। यह सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा दिया गया था। इसमें भी कहा गया था कि संविधान का संतुलन मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच है। यानी मूल अधिकारों में जो वर्णन किया गया है और नीति निर्देशक में दोनों में वर्णन किया गया उससे संतुलन है और संसद इस संतुलन को बिगाड़ नहीं सकती है। मिनर्वा मिल्स में बोला गया था। एक और इसमें पॉइंट बोला गया था कि संसद संशोधन की शक्ति मूल ढांचे के अधीन है और उसे असीमित नहीं किया जा सकता। नहीं, मूल ढांचा को बरकरार रखना, सांसद को अगर संशोधन करना है। एक और ऑप्शन था मोकुलोच बनाम मेरीलैंड 1899। यह भी अमेरिका का ही केस था और इस केस के तहत संघीय शासन सर्वोच्चता को निहित शक्तियों में व्याख्या की गई। इस केस में जो था संघीय शक्ति जो है उसकी व्याख्या की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
DFCCIL की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में की गई थी? तो यहाँ पर DFCCIL जो है क्या है, यह रेल मंत्रालय की सरकारी संस्था है। तो कह रहा है जब इसकी स्थापना हुई थी तो किस अधिनियम के तहत एक विशेष प्रयोजन यानी रजिस्टर्ड हुआ था, किस अधिनियम के तहत? तो DFCCIL की स्थापना की हम लोग बात कर लेते हैं। तो DFCCIL की स्थापना जो है 2006 में हुई थी और उस समय जो था कंपनी अधिनियम 1956 चल रहा था, इसलिए जो था कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर हुआ था। और ये जो क्वेश्चन है 24/6/2025 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो चलिए इससे संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहले हम लोग DFCCIL के फुल फॉर्म देख लेते हैं, वो तो वहाँ लिखा ही था, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं कि DFCCIL का स्थापना कहाँ हुआ था, तो 30 अक्टूबर 2006 को हुई थी। इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो नई दिल्ली है। यहाँ पर देखिए इससे संबंधित पॉइंट कि DFCCIL एक सरकारी कंपनी है, लेकिन इसे कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया गया था, क्योंकि उस समय कंपनी अधिनियम 1956 चल रहा, लेकिन आज इसे संशोधित कर दिया गया है। आगे देखिए जो कंपनी अधिनियम 1956 है ये केंद्रीय कानून है और जो भारत की कंपनियों के गठन, पंजीकरण यानी रजिस्टर, विनिमय यानी जो वर्किंग है और विघटन यानी समाप्त जो होगा उससे संबंधित प्रावधान यानी कानून उसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लिखा गया। और जो है कंपनी अधिनियम 1956 जो है 1 अप्रैल 1956 को लागू किया गया था और वर्ष 2013 में इसे काफी हद तक कंपनी एक्ट अधिनियम 1913 में प्रस्थापित कर दिया, यानी कंपनी अधिनियम 1956 था उसे संशोधन करके कंपनी एक्ट अधिनियम 2013 कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2005 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कितनी अनुसूचित जनजाति की अधिसूचित की गई है? पहले अनुच्छेद हम लोग 342 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 342 में जो है अनुसूचित जाति से संबंधित प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 342 में कहा गया कि कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं। तो इसका ऑप्शन 730 से अधिक जो भी अनुसूचित जनजातियां घोषित की गई हैं, जो जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है उसके द्वारा 700 अधिक जनजाति घोषित है। घोषित करता है राष्ट्रपति, लेकिन ये रजिस्टर किया है क्योंकि जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, तो इसमें 700 अधिक से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं और ये जो है 16 जून 2025 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। चलिए इससे संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 342 एक और अनुच्छेद 342 दो, यहाँ दो पॉइंट है इसमें। तो पहला देखिए कि अनुच्छेद 342 एक के तहत जो है राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से किसी राज्य संशासित क्षेत्र को घोषित कर सकती है कि कौन सी जनजातियां अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित जनजाति की घोषणा कौन करती है? तो राष्ट्रपति करती है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है और सांसद को भी अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर अनुसूचित जनजातियों में सूची में संशोधन कर सकते हैं, यानी जो अनुसूचित जनजाति का होगा उसमें संशोधन करने का अधिकार किसे? संसद को है, यानी इसमें हटा भी सकता है या नई जनजातियों को जोड़ भी सकता है। यह अनुच्छेद 342 के तहत है। राज्य सरकारों को स्वयं इस सूची में नहीं बदलाव कर सकते हैं। राज्य सरकार को अनुसूचित जाति को चाहे घोषणा करने में या कोई जाति को जोड़ने में, जनजाति को जोड़ने में या हटाने में इसका अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति एसटी जाति, अनुच्छेद 342 के तहत एसटी जाति की सूची बनाते हैं, लेकिन उसमें बदलाव करने का अधिकार केवल संसद के पास है। वही अनुच्छेद 342 की अगर हम बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 342 क्या है? अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति है। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति है, अनुच्छेद 342 में 341 में क्या है? अनुसूचित जाति है। इसकी सूची में घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और इसमें भी बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस कथन में यह समीक्षा की गई है कि संसदीय प्रणाली की शक्तियों पृथक्करण का सिद्धांत का विचलन पर प्रकाश डालती है? यानी शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है, यानी शक्तियों की बंटवारा की बात कर रहा है कि नहीं अलग अलग पावर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि मंत्रिमंडल की कार्यपालिका और विधायकों का नेतृत्व एक साथ करता है जिससे कि शक्तियों का सम्मिश्रण होता है। तो सम्मिश्रण की बात कर रहा है, पृथक्करण की बात कर ही नहीं रहा। ऑप्शन नंबर बी की देखते हैं कि राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है। देखिए वास्तविक रूप से वो प्रधान तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है संविधान के अनुसार। ऑप्शन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ दोनों का अलग अलग पावर दिया गया है, तो यहाँ पर पृथक्करण की बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति राजनीतिक सभ्यता के बजाय विशेषज्ञ के आधार पर की जाती है, यानी उसमें जो
विशेषज्ञ हैं, माने जो जिसकी जानकार है उसको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता हमारे भारतीय संविधान में। यानी जो राजनीतिक पार्टी से कौन मंत्री बनेगा वो प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन नंबर गलती है। कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप में कार्य करती है, नहीं कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ये तो है ऑप्शन, और इसमें शक्तियों के पृथकीकरण की ही बात किया गया है कि राष्ट्रपति को अलग पावर दिया गया और प्रधानमंत्री को अलग पावर दिया गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है, 19वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। यानी 19वें संविधान संशोधन जो 1966 में हुआ था उसमें किस चीज को समाप्त किया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या है, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया गया, त्रिपर्ष प्रणाली को समाप्त किया गया, चुनाव न्यायाधिकरण को समाप्त किया गया। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी सही है कि चुनाव न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा, 19वें संविधान संशोधन 1966 द्वारा। इसमें क्या प्रावधान था, चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए चुनाव न्यायाधिकरण क्या है कि इससे पहले चुनाव याचिकाओं का निर्णय लेने का अधिकार जो चुनाव आयोग के पास भी था। यानी चुनाव आयोग के पास भी अगर चुनाव याचिका कोई बोलता है तो उस पर निर्णय ले लेता था। लेकिन 19वें संविधान संशोधन के बाद यानी तहत यह स्पष्ट किया गया कि केवल उच्च न्यायालय ही चुनाव याचिकाओं पर निर्णय देगा। 19वें संविधान संशोधन के बाद प्रीपर्श एक ऑप्शन था। तो प्रीपर्श क्या है, तो एक वार्षिक भुगतान था जो भारत सरकार के द्वारा पूर्व राजाओं और रजवाड़ों को दिया जाता था जब वे भारत में सम्मिलित हुए थे। तो यह विलय की एक शर्त थी। नहीं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद राजाओं और रजवाड़ों को भारत में शामिल करना था, तो उसे एक प्रीपर्श के रूप में वार्षिक भुगतान किया जाता था। तो इसे ही 1971 ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा समाप्त कर दिया गया 26वें संविधान संशोधन द्वारा। एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रीपर्श को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, तो ध्यान रखिएगा 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा प्रीपर्श को समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। उसमें चुनाव आयोग की बात था, तो चुनाव आयोग के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि चुनाव आयोग की स्थापना कभी थी, तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन है, 324, 325, 326, 327, 328, 329 है। अनुच्छेद 324 में देख लेते हैं क्या है, तो चुनाव आयोग का गठन और उसका कार्य है। अनुच्छेद 325 में देख लेते हैं तो सामान्य निर्वाचन सूची यानी जो मतदाता सूची है वो अनुच्छेद नंबर 325 के तहत तैयार किया जाता है। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 324 के तहत क्या है, तो लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में मताधिकार है। हम लोग चुनाव वोट किस अनुच्छेद के तहत देते हैं, अनुच्छेद 326 के तहत हम लोग अनुच्छेद 327 के यहाँ, तो संसद को 327 के अनुच्छेद 327 के तहत शक्तियाँ दी गई हैं चुनाव संबंधी कानून बनाने का। और वही अनुच्छेद 328 की बात कर लेते हैं, तो यह राज्य विधानमंडल को राज्य चुनाव आयोग में प्रावधान संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 329 की बात करते हैं तो चुनाव में न्यायिक हस्तक्षेप को निषेध किया गया। चुनाव में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 पर क्या है, पंचायत समिति ग्राम स्तर पर नहीं है बल्कि ब्लॉक लेवल पर इसको किया जाता है पंचायत समिति को। तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होता है और क्या होता है, और ग्राम सभा होता है, ये होता है। और न्यायिक पंचायत भी ग्राम स्तर पर ही होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है ये तीनों ग्राम स्तर पर होता है। इसमें कौन सा घटक नहीं, पंचायत समिति नहीं है, क्योंकि एक ब्लॉक स्तर पर होता है, ग्राम स्तर पर नहीं होता। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूजन न्याय पंचायत को लेकर होगा, तो हम लोग न्याय पंचायत के बारे में देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है कि एक महत्वपूर्ण स्थानीय संस्था, यह एक स्थानीय स्तर पर न्यायिक संस्था है जो हमारे बिहार में पंचायत या सरपंच का चुनाव होता है उसे ही न्यायिक पंचायत बोला जाता है। यह छोटे मोटे आपराधिक एवं दीवानी मामलों का निपटारा करती है। इसका उद्देश्य क्या है, तो तेज सस्ता और सरल न्याय गांव के लोगों को उनके ही क्षेत्र में देना है, इसका उद्देश्य है। और ये पूरे स्टेट में लागू नहीं है बल्कि बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही केवल लागू किया गया, अभी लागू है। पंचायत की गठन की बात करते हैं, ग्राम पंचायत की गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 40 में बोला गया है। और ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 वो तक किया गया है। और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ नवंबर 2024 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस संबंधित याचिका खारिज कर दी है? तो अश्विनी कुमार उपाध्याय जो है ये केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, और लेकिन बाद में ये इसे वापस ले लिया। तो वो किससे संबंधित है? तो प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने की संवैधानिक वैधता जो थी, इससे संबंधित इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। बाद में जाकर इसने अपना केस वापस ले लिया, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। इसको आप ध्यान रखिए, आगे जाकर स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। इसमें समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 44 के तहत समान सिविल नागरिक संहिता है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस को नौकरी और शिक्षा दोनों जगह संवैधानिक संरक्षण दिया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 2024 में पीएमएलए धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत जमानत पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? क्वेश्चन लिखा गया, कथन सही है। पीएमएलए जो कानून था, आपको भी ध्यान रखना है पीएमएलए का अधिनियम कब का है? तो 2002 का। ये भी पूछ देता है कभी कभी। इसका पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपका है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 45 के तहत दोहरी शर्तों के बावजूद बिना मुकदमे के लंबे समय तक कारावास पीएमएलए 2002 के तहत जमानत देने का एक वैध आधार हो सकता है। दूसरा ऑप्शन इसका था, अरविंद केजरीवाल के केस में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी की वैधता में मानक विश्वास करने के कारण खंड के अतिरिक्त गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता घर पर विचार किया जाना चाहिए। अनिवार्यता पर विचार किया जाना, घर नहीं, यहाँ पर अनिवार्यता पर विचार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। तो न्यायालय ने माना कि जमानत अपवाद है और जेल नियम है। जमानत अपवाद है, जेल नियम है, जो धन संशोधन मामलों में लागू होता। और ये जो क्वेश्चन है 21 जून 2025 को शिफ्ट में पूछा गया। तो सभी को हम लोग नीचे लिख दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन किसने पूछा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या, अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका ऑप्शन कथन 1 और 2 सही है, यानी कथन 1 और 2 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पीएमएलए का फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसको हिंदी में हम लोग धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 बोलते हैं। यह भारत में धन शोधन को रोकने, धन का गलत तरीका से कमाना या लगाना रोकने या उस पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया कानून है। और यह पीएमएलए कानून कब लागू हुआ था? 2005 में। अधिनियम कब का? 2002 का, लेकिन लागू कब हुआ था? 2005 में। आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर देखिए, 97वां संविधान संशोधन के बाद संविधान के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय के लिए लागू रह सकता है? सबसे पहले हम लोग 97वां संविधान संशोधन देख लेते हैं कि 97वां संविधान संशोधन क्या है। तो 97वां संविधान संशोधन जो है सहकारी समिति से संबंधित है। तो कह रहा है कि संशोधन के साथ, यानी इसमें कोई संशोधन किया जाता है तो असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? मैक्सिमम तो 1 वर्ष तक मैक्सिमम लागू रह सकता है। और यह प्रश्न जो है 5 जून 2025 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। और इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसा कि 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में हुआ था, और यह सहकारी समितियों को संवैधानिक रूप प्रदान करता है 97वां संविधान संशोधन। और इसे भाग 9B में जोड़ा गया। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पूछता सहकारी समिति को किस भाग में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो आया था उसमें आधार कार्ड दस्तावेज खोजा गया था, पासपोर्ट और वीजा भी खोजा गया था, वोटर आईडी भी खोजा गया था। तो इसका आंसर जन्म प्रमाण पत्र है, उसको नहीं खोजा गया था। तो चलिए आगे हम लोग इसके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, पहले से CAA का फुल फॉर्म क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 था, जिसका हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम बोलते हैं। यह अधिनियम में क्या प्रावधान था? तो यह अधिनियम में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी
और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। अधिनियम में यह उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागे भागे हुए इन समुदायों को नागरिकता प्रदान करना होता है। में जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर 3 देशों से भारत में है उसको नागरिकता प्रदान करना है। और इसके तहत वो 2014 से पहले भारत में आने का प्रवास प्रमाण पत्र देना होगा कि हम 2014 से पहले आए तब उनको इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अक्टूबर 2024 में भारत सरकार जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ध्यान ये भी रखिएगा, अगर आपसे पूछ जाए कि जन विश्वास अधिनियम कब आया था, तो 2023 में आया था। तो इसका मुख्य प्रावधान क्या है? कि जो जन विश्वास अधिनियम जो आया है 2023 में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? आरटीआई अधिनियम का विस्तार करके निजी संरक्षण संस्थानों को भी इसके दायरे में लाना। दूसरा ऑप्शन क्या है? सभी केंद्रीय मंत्रालय के एकीकृत शिकायत के निवारण पोर्टल को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर क्या है? विभिन्न कानूनों के तहत छोटे अपराधों को आपराधिक दंड से सिविल दंड में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? डी क्या है? भूमि पंजीकरण दस्तावेज को डिजिटलीकरण हस्ताक्षर का वैध करना। तो इसका ऑप्शन हम लोग बात कर लें कि कौन सा ऑप्शन था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, विभिन्न कानूनों के तहत जो अपराध छोटा अपराध होगा उसको सिविल या दंड के रूप में भागीदारी करना। जन विश्वास अधिनियम 2023 में यह प्रावधान किया गया। और एक क्वेश्चन जो है 17 जून 2025 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं कि 2003 के संशोधन के बाद भारत में नागरिकता के किस सिद्धांत को अधिक से सख्ती से पालन करना शुरू किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में है और इसमें बार संशोधन किया गया है। तो जो 2003 में संशोधन हुआ है उसमें क्या प्रावधान है? इसमें ज़्यादा जो 4 ऑप्शन आपका जन्मभूमि से संबंधित नियम, दोहरी नागरिकता, विश्व नागरिकता और रक्त संबंधी नियम या रक्त से, तो जो 4 ऑप्शन है उसमें किस पर ज़्यादा सख्ती से विचार किया जा रहा है 2003 के संशोधन के बाद। तो 2003 के संशोधन से पहले जो था कि अगर कोई विदेश का बच्चा भी भारत में जन्म ले लेता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 2003 के संशोधन के बाद कि अगर कोई विदेश का बच्चा भारत में जन्म लेता है तो उनमें से किसी माता या पिता का भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी रक्त से संबंधित जो नियम है उसको सख्ती से जांच किया जा रहा है। चलिए हम लोग 2003 का अधिनियम जो है संशोधन उसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग इसमें। तो संशोधन से पहले भारत में जन्म लेना ही पर्याप्त था। संशोधन जब नहीं हुआ था तो उसमें आप भारत में जन्म ले लिए तो आप भारत के नागरिक हो गए थे। संशोधन के बाद 2003 के संशोधन के बाद क्या हो गया, अब तक भारत में जन्म के साथ साथ कम से कम माता या पिता का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यानी उसमें भारत के किसी माता या पिता में से किसी एक का नागरिक होना अनिवार्य है। नागरिकता कानून की बात करते हैं तो भाग 2 में शामिल किया गया अनुच्छेद इसका 5 से 11 है। नागरिकता अधिनियम तो मेन कानून कब बना था? 1955 में। इसमें कानून का मुख्य संशोधन कब होगा? तो 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। ये ध्यान रखिएगा, ये डेट भी पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की राजभाषाओं का बारे में वर्णन करता है? तो राजभाषाओं की बात करते हैं कि राजभाषा कौन से अनुच्छेद में वर्णन करता है। ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342। 341, 342 हम लोग अभी देखे हैं। तो राजभाषा आयोग कौन सा है? अनुच्छेद 344 है। चलिए राजभाषा आयोग के बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर और उसके बाद हर 10 वर्ष में एक राजभाषा आयोग का गठन करता है। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में लागू हुआ था। तो 5 वर्ष के भीतर यानी 1955 में पहली बार राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। तो इसीलिए पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? बीजी के थे। और राजभाषा आयोग विभाग जो किस मंत्रालय के अंतर्गत पड़ता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत पड़ता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हिंदी को राजकीय कार्य में धीरे धीरे पूर्ण रूप से लागू करने की सिफारिश करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट केस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम नरेश अग्रवाल में शैक्षणिक संस्थाओं के अल्पसंख्यक स्थिति के संबंध में न्यायालय में बहुमत से एक क्या निर्णय दिया था? यानी अलीगढ़ के खिलाफ नरेश अग्रवाल जो थे वह
केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। तो उसका क्या था, ये जो क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। 10/6/2025 को पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी ये जो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1950 से पहले निर्मित संस्थाओं के 1950 से पहले निर्मित संस्थाओं को अभी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं माना जा सकता है, भले उन्हें संविधान द्वारा सम्मिलित किया गया, उन्हें संविधान द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, उन्हें अल्पसंख्यक संस्था माना जा सकता है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अक्टूबर 2024 में मध्यस्थता अधिनियम 2003 लागू किया गया हो गया। इस कानून का मुख्य विशेषता क्या है? तो इस कानून का मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। आप देख सकते हैं आंसर, और ये क्वेश्चन जो है 12 जून 2025 को पूछा गया था। और इसका आंसर क्या है कि विवाद समाधान का एकमात्र विधि के रूप में विभाजन और सुलह संस्थाओं के मध्यस्थता को अपनाता है, यानी मध्यस्थता को अपनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ये भी याद रखिएगा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब आया था? तो 1987 में आया था। धारा बी के तहत अस्थायी लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सहित है? अस्थायी लोक अदालत दो प्रकार का होता है, अस्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी लोक अदालत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अस्थायी लोक अदालत फौजदारी अपराधों से संबंधित विवादों पर पक्षधराधिकार प्राप्त करते हैं। आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, अस्थायी लोक अदालत एक निश्चित मौद्रिक सीमा वर्तमान में 1 करोड़ तक के मामलों को ही सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या, अस्थायी लोक अदालत केवल मध्यस्थता के रूप में कार्य करती है, तब विवादों के संबंध में कोई फैसला नहीं सुनाती है। अस्थायी लोक अदालत के निर्णय पक्षकारों के पदाधिकारी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा कि जो अस्थायी लोक अदालत जो है निश्चित मौद्रिक सीमा ये अभी तक वर्तमान में 1 करोड़ के लिए, जिसका मूल्य वैल्यू 1 करोड़ हो, उसके लिए लोक अदालत होता है। और इसका जो कह रहा है कि हाँ फैसला नहीं सुनाती है, ये फैसला सुनाती है और बाध्यकारी भी होता है, उन्हें आपको मानना ही होगा। तो चलिए लोक अदालत से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले कि विधिक सेवा प्राधिकरण, आपको ध्यान रखना कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब आया था? 1987 में आया था। इसका उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को निःशुल्क और सामान्य न्याय देना। निःशुल्क कानून का अनुच्छेद नंबर 339, अनुच्छेद नंबर 39 ए में निःशुल्क कानून सहायता प्राप्त करना, 39 ए में निःशुल्क सहायता कानून है। चलिए आगे देख लेते हैं कि लोक अदालत की अगर हम बात कर लेते हैं कि लोक अदालत की स्थापना क्यों हुई। तो मामलों को बिना लंबी सुनवाई और तेजी से निपटारा करने के लिए लोक अदालत चला जाती है। लोक अदालत क्यों चला जाती है कि मामलों को लंबा नहीं डाला जाए, जल्दी सुनवाई हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा इसका कि इनमें फैसले को दोनों पक्षों की सहमति से, और यह फैसला अंतिम रूप से बाध्यकारी होता है, और आपको वही फैसला मानना ही होगा, और दोनों पक्षों की सहमति से यह फैसला होता है। उसके बाद क्या है, इसमें अपील करने का प्रावधान नहीं है, यानी आपको जब फैसला सुना दिया जाता है तो आप कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। अब पहली लोक अदालत जो है चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी, और 2015 में पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ था। ये बात में ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत कब पहुंचा था? 2015 में, और पहली बार लोक अदालत तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कौन सा निकाय व्यापक सामूहिक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करता है? ये यहाँ पर देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की नींव यानी सबसे निचले पायदान पर कौन है? तो आप देख सकते हैं वहाँ पर हम लोग पहला ऑप्शन हमको ग्राम पंचायत दिया है, दूसरा ऑप्शन जिला परिषद दिया है, तीसरा ऑप्शन न्याय पंचायत दिया है, चौथा ऑप्शन ग्राम सभा दिया है। तो जो यहाँ सबसे निचले स्तर पर यानी पंचायती राज व्यवस्था के नींव की कौन कार्य करता है? तो जो ग्राम सभा होता है पंचायती राज व्यवस्था का नींव का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से क्या लोक अदालत का एक लाभ नहीं है? तो लोक अदालत का क्या लाभ नहीं है? देखिए अभी हम लोग जस्ट लोक अदालत का डिस्कस किए थे, इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं, हाँ इसको मानना ही होगा आपको लोक अदालत में, और अपील का अधिकार नहीं होता है, और इसमें अपील का अधिकार नहीं होता है। यहाँ मामलों को शीघ्र समाधान प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ मामला को जल्दी सुनवाई होता है, यहाँ कोई न्यायिक शुल्क नहीं लिया जाता है। ध्यान
इसमें अपील का अधिकार दिया है कि अपील का अधिकार होता है, तो इसमें अपील का अधिकार नहीं होता है। आपको जो फैसला सुना दिया जाता है उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते हैं, यानी ये ऑप्शन आपका लोक अदालत में गलती कि हाँ अपील का अधिकार नहीं होता है, आप अपील नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा अपील का अधिकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। और ये कितना तक कर सकता है, 1 करोड़ के मामले तक लोक अदालत बैठ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिक को भरण पोषण कल्याण तथा कल्याण अधिनियम 2007, ये भी ध्यान रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, यही चीज पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम कब आया था, तो आपको ध्यान बताना होगा 2007 में। ये भी ध्यान रखिएगा कि संबंध में मार्च 2025 को संतोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत दूसरा ध्यान रखिएगा कि कौन सा कथन गलत है। जो एक अधिनियम है माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में, उसमें कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन है अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण का यह अधिकार है कि वे किसी बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करने का आदेश दे सकते हैं, बेदखल करने का आदेश दे सकते हैं यदि पद में यहाँ पर यदि है, यदि ऐसा वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो सके, यानी उसके बच्चे या कोई भी रिश्तेदार है उसको बेदखल किया जा सकता है, चाहे वो संपत्ति हो या रिश्तेदारी से हो, कहीं से बेदखल कर सकता है उस नागरिक के सुरक्षा को लेकर। ऑप्शन नंबर बी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अधिनियम में किसी बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, तो वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति को कानूनी उत्तराधिकार दस्तावेज करने के बाद भी भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी के यहाँ अधिनियम के तहत उपेक्षा के प्रत्येक मामलों में बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करना अनिवार्य होता है। देख लीजिए क्वेश्चन जो है 18 जून 2025 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, और देखिए बताइए यहाँ पर। तो इसका आंसर पहले देख लीजिए कि आपको याद रखना है कि इस अधिनियम में आपको न्यायाधिकरण बच्चे और रिश्तेदार को बेदखल किया जा सकता है, किस कारण पर, तो नागरिक की सुरक्षा के आधार पर। ये ऑप्शन नंबर सही इस अधिनियम में मतलब है। दूसरा क्या करा कि इस अधिनियम में बच्चे रिश्तेदार को बेदखल करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो एक प्रावधान है बेदखल किया जा सकता है, प्रावधान नहीं है। आगे चलते हैं। तो वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति को कानूनी उत्तराधिकार, अपना जो संपत्ति है उसको कानूनी उत्तराधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को बना सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही राइट आंसर है। इसमें क्या कर रहा है कि अधिनियम के तहत अपेक्षा प्रत्येक मामले में बच्चे रिश्तेदार को बेदखल करना अनिवार्य, यानी अपना बच्चे या कोई भी रिश्तेदार को हर एक मामले में अपनी सुरक्षा के लिए बेदखल करना अनिवार्य है। ये ऑप्शन गलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाने का निर्देश दिया गया। देखिए हम लोग 51 नंबर जानते हैं, 51 नंबर जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 51 है। लेकिन यहाँ आप देखो अनुच्छेद 51 सी, अनुच्छेद 51 बी, अनुच्छेद 51 डी, अनुच्छेद 51 ई दिया है। तो इसको हम लोग कैसे डील बताएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 51 डी है। देखिए इसको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में 51 में क्या दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। 51 इसमें 4 है, ए बी सी डी है, ई नहीं है इसमें। तो 51 ए में क्या है, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। 50 डी में क्या है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और आदर्श संबंधों को बढ़ावा दे। 51 सी में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करे, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हो उसे पालन करे। 51 डी में क्या है, विवादों का न्यायिक मध्यस्थता और शांतिपूर्ण उपाय द्वारा समाधान को प्रोत्साहित करे, यानी जो विवाद होगा उसे न्यायिक मध्यस्थता या शांति उपयोग से इसको समाधान करे, तो वही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट स्लाइड था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम लोग इस क्वेश्चन के अध्ययन किए हैं, और आगे हम लोग लगभग 250 प्रश्न का पॉलिटी को जो एनटीपीसी में पूछा गया उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसमें हम इतना ही रखते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।